जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू सीबीएसई योद्धा। आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम इसे समझेंगे। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें इसकी जरूरत क्या है। और सबसे पहले इसमें हमारे पास जो हेडिंग आती है वो आती है मीनिंग। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो इलेक्शंस लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ प्रोग्राम्स बनाती है लोगों के लिए, जिससे सबका भला हो, सबके वेलफेयर में ये कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, दे कम्पीट टू कन्विंस पीपल दैट देयर पॉलिसीज आर बेटर। हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या लोगों को क्या कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो दूसरी वाली पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा बेटर है। ठीक है, और इन्हीं पॉलिसीज को ऑफर करके वो सपोर्ट गैदर करने की कोशिश करते हैं इलेक्शन में, जिससे कि वो इलेक्शन जीत जाए। A party is identified by its ideas, policies and the interests it represent। अलग अलग पार्टीज के अलग अलग आइडियाज, फिलोसफीज होती हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, अलग अलग वो पॉलिसीज लोगों को प्रोवाइड करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, और अलग अलग उनके इंटरेस्ट होते हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी के मेजरली 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आते हैं लीडर्स, उसके बाद उसके एक्टिव मेंबर्स और लास्ट में आते हैं फॉलोवर्स। ये वाला पॉइंट आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में मेजरली 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे ऊपर होता है लीडर्स, उसके नीचे आते हैं उनके एक्टिव मेंबर्स जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उसके बाद आते हैं उसके फॉलोवर्स। आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ या फिर पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है। इलेक्शन लड़ती है। ठीक है, इलेक्शंस आर फॉर मेनली अमंग द कैंडिडेट्स। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेगी। ठीक है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। दूसरा फंक्शन क्या है कि अलग अलग पॉलिसीज लोगों को देते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स लोगों के लिए लाते हैं, जनता के लिए लेके आते हैं। और वोटर्स इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपना कैंडिडेट चूज करते हैं, अपना लीडर चूज करते हैं। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इनका एक और मेजर काम क्या है कि जब कंट्रीज के लिए लॉज बन रहे होते हैं, जब कंट्री के लिए कानून बन रहे होते हैं, तो उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम सबको पता है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जाके लोकसभा में बैठेगी और वही कंट्री के लिए लॉ बनाएगी। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको समझा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री के लिए डिसीजन लेने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टीज क्या करती हैं, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो गवर्नमेंट बनाएगी और गवर्नमेंट चलाएगी। पार्टीज सेलेक्ट एंड ट्रेन लीडर्स एंड मेक देम मिनिस्टर्स। ठीक है, ये अपने ही लोगों को, जिन्होंने इलेक्शन जीते होंगे, उन्हीं लोगों के बीच में से लीडर्स को निकालेंगे और उन्हीं को ट्रेन करके आगे मिनिस्टर बनाएंगे कि आप ही को गवर्नमेंट चलानी है। ठीक है, अब ये जो लोग हैं ये पार्टी के हिसाब से ही क्या करेंगे, पार्टी पॉलिसीज के हिसाब से क्या करेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे। पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। मतलब ऐसे समझो इसे कि पब्लिक अपने बीच से कैंडिडेट खड़ा करके आगे इलेक्शन में जिताएगी। अब पब्लिक जो सोच रही है वो इन्हीं लोगों को आगे जाके रिप्रेजेंट करेगा। तो जो पब्लिक ओपिनियन है उसे शेप करने का काम किसका है, पॉलिटिकल पार्टीज का है। ठीक है, जो मेजर इश्यूज लोगों के बीच में चल रहे हैं ये उन्हें रेज करती हैं पार्लियामेंट में और उन्हें हाईलाइट करती हैं, उन पे डिबेट करती हैं ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। पार्टीज क्या करती हैं, लोगों को गवर्नमेंट तक पहुंच प्रोवाइड करती है कि भाई गवर्नमेंट तक आपकी पहुंच हो, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से समझो कि आप जो है एक लोकल पार्टी लीडर तक बहुत आराम से जा सकते हो। आपके गांव का प्रधान है या आपकी म्यूनिसिपैलिटी का जो भी चेयरमैन है, उस तक आप आराम से जा सकते हो रेदर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ये एक तरीके से बीच की एक कड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे आर नेसेसरी। एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, व्हाई दे आर नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले समझते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेते हैं, सिचुएशन ले लेते हैं कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या चीजें एक कंट्री में हो सकती हैं, डेमोक्रेसी में घट सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है तो आपको कहा जाएगा कि आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और आप जनता से, आप लोगों से कोई बड़ा पॉलिसी चेंज प्रॉमिस नहीं कर सकते कि अगर आपने मुझे जिता दिया तो हम ये चेंज लेके आएंगे, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरी चीज ये होगी कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट तो करेगी, गवर्नमेंट बनेगी जरूर, लेकिन ये ढंग से काम नहीं करेगी क्योंकि अलग अलग इंडिपेंडेंट लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा सकते। ठीक है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उन्हें लीडर्स की सुननी पड़ती है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे सारे के सारे तो ये आपस में तालमेल नहीं बैठेगा और गवर्नमेंट रहेगी जरूर लेकिन आपस में अच्छे से काम नहीं करेगी।
लीडर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू देयर एरिया। अभी जो कैंडिडेट इलेक्शन जीता है ये सिर्फ अपने ही एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन अकाउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, कुछ सिचुएशन है जिनकी हेल्प से हमने समझा कि क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू रन स्मूथली। अब इंडिया एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, इंडिया जैसी कंट्री में आपको बहुत बड़ी सोसाइटी देखने को मिलती है, तो ये क्या चाहते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके डेमोक्रेसी को चलाएं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब ये जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन सारे लोगों को साथ में लाने का काम किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज का है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प मेक, सपोर्ट और ओपोज पॉलिसीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम करती हैं? पॉलिसीज को बनाती भी हैं, पॉलिसीज को सपोर्ट भी करती हैं, और कई मामलों में ओपोज भी करती हैं। जैसे ओपोजिशन वाली ग्रुप क्या करती हैं? वो पॉलिसीज को ओपोज भी करती हैं, जिससे गवर्नमेंट अपना काम ढंग से कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं होगा। इस मामले में पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेक भी करती है, उन्हें ओपोज भी कर देंगे, भाई ढंग से करो कि ये काम सही से नहीं हो रहा। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन ये मिल सकता है आपको एग्जाम में देखने को, 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा ये, कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। या फिर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा कि किस कंट्री में आपको वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, या टू पार्टी सिस्टम, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। इस तरीके से एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन्हें समझते हैं। सबसे पहले वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि एक ही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, अब इलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे फ्री कंपटीशन नहीं परमिट करते। मतलब ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। एक ही कंट्री जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करती है, गवर्नमेंट को चलाती भी है। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास टू पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पे जो पावर जो चेंज होती रहती है, मेनली वो दो मेन पार्टीज के बीच में चेंज होती रहती है। ठीक है, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, लेकिन मेन जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो दो ही पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगी। कभी एक पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, कभी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। हालांकि जो अलग पार्टीज होंगी उन्हें भी यहाँ पे कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन मेजर दो ही पार्टीज होती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूएसए एंड यूके। लास्ट में हमारे पास आ जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती है, मोर देन टू, और ये बहुत रीजनेबल चांसेस होते हैं इनके कि ये गवर्नमेंट बना सकती है। यहाँ पे तो सिर्फ इस वाले सिस्टम में क्या होता है कि दो ही पार्टीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे दो पार्टी से ज्यादा, ठीक है, दो पार्टी से ज्यादा पार्टीज के चांसेस बनते हैं कि वो गवर्नमेंट बना सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ एक एग्जांपल क्या है? इंडिया। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम कौन सी कंट्री में फॉलो करता है, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है इंडिया। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम को थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी बुक ने इसके बारे में अच्छे से बात करी है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपसे पूछ भी सकता है। तो जैसे कि पहले ही बताया मैंने कि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आने के लिए इलेक्शन लड़ती हैं, compete करती हैं आपस में। 2 से ज्यादा पार्टीज के चांसेस होते हैं कि वो गवर्नमेंट बना सके। अब चाहे वो अकेले गवर्नमेंट बनाए या फिर अपने अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनाए। अलायंस मतलब क्या होता है बेटा? गठबंधन। ठीक है, और जब अलायंस की गवर्नमेंट बनती है उसे हम बोलते हैं गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट। अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो अलायंस क्या होता है? व्हेन सेवरल पार्टीज जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर। जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मेजॉरिटी वोट नहीं मिलते। ठीक है, एक चीज ये समझो कि अगर किसी को गवर्नमेंट बनानी है इंडिया में, तो उसे मेजॉरिटी में वोट पड़ने चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट मेजॉरिटी वोट नहीं पाती है तो उसकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो ऐसे में क्या करती हैं बड़ी बड़ी पार्टीज छोटी पार्टीज के साथ हाथ मिला लेती हैं कि हम दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं अलायंस। ये साथ में इलेक्शन लड़ेंगे और साथ में इलेक्शन को जीतेंगे भी। और ये जो अलायंस है, जब ये इलेक्शन जीत जाती है और जो गवर्नमेंट बनती है, उसे हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन सरकार। द गवर्नमेंट इज फाउंड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर। अलग अलग पार्टीज मिलकर जब गवर्नमेंट बनाएंगे उसे हम बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन सरकार। इसका एग्जाम्पल हमारी बुक ने एक दिया है। इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंसेस इन 2004। 2004 में हमारे पास 3 मेजर गठबंधन थे। ठीक है, एक है हमारा एनडीए, ठीक है, दूसरा है यूपीए, एंड थर्ड आता है हमारे पास लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इसमें भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये अभी हम आगे देखेंगे। इसमें एक कांग्रेस का भी है, इसमें एक बीजेपी का भी है। ठीक है, आगे हमारे पास एक पॉइंट कह रहा है मल्टी पार्टी सिस्टम में सीम मैसी एंड अनस्टेबल। मल्टी पार्टी सिस्टम देखने में बहुत ज्यादा मैस लग सकता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल लग सकता है, बहुत खिचड़ी पकी हुई लग सकती है।
ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, अलग अलग आइडियोलॉजीज की पार्टीज एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, तो सबको रिप्रेजेंट होने का मौका मिलता है एक ही बार की सरकार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आता है नेशनल पार्टी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेशनल पार्टीज क्या करती हैं, पूरी कंट्री में काम करती हैं और अलग अलग स्टेट्स में इनके यूनिट्स हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी इनकी गवर्नमेंट हो सकती है। और ये जो स्टेट में इनके जो यूनिट्स होते हैं, इन्हें नेशनल लेवल पे जो पार्टी डिसाइड करेगी वही पॉलिसीज इन्हें भी फॉलो करनी पड़ती है स्टेट लेवल पे भी। ठीक है, जो स्टेट यूनिट्स हैं। आगे कह रहा है कि एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। कंट्री में कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो सबसे पहले उसे इलेक्शन कमीशन में अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब जो नेशनल पार्टीज हैं इनके लिए कुछ फैसिलिटीज होती हैं। सबसे पहले ये कि इन्हें एक यूनिक सिंबल मिलता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जैसे कि बीजेपी का क्या है, बीजेपी का कमल है या कांग्रेस का हाथ है। ठीक है, एक यूनिक सिंबल इनके पास होता है और सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वही इसका यूज कर सकते हैं। आगे ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ही इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है, इन्हें आइडेंटिफाई करता है, इसलिए इन पार्टीज को हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी कहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरियाज, कुछ एलिजिबिलिटीज बता रखी हैं, जिसके बाद आप अपने आप को एक नेशनल पार्टी कह सकते हो या फिर स्टेट पार्टी कह सकते हो। अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी होंगी, अगर आपको स्टेट पार्टी बनना है तो आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी होंगी। सबसे पहले स्टेट पार्टी के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, अगर आपको अपनी पार्टी को स्टेट लेवल पार्टी बनाना है तो आपको क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये कि राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन चल रहे हैं, राज्य विधानसभा के जो इलेक्शन चल रहे हैं, उसमें आपको टोटल वोट्स का 6% मिलना चाहिए। ठीक है, टोटल वोट जितने हैं उस राज्य की विधानसभा में 6% आपको मिलना चाहिए और विधानसभा की 2 सीटें आपको मिलनी चाहिए इलेक्शन में, तब जाके आपकी पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस मिलेगा। नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको क्या कंडीशंस पूरी करनी होंगी। सबसे पहले ये कि आपको लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट चाहिए होते हैं। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में आपको 6% वोट चाहिए होते हैं, या फिर ठीक है, या फिर क्या है, 4 राज्यों की विधानसभाओं में, ठीक है, 4 स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आपको 6% वोट चाहिए होते हैं, 6% वोट चाहिए होते हैं। दोनों में से एक कंडीशन आपको पूरी करनी है, इन दोनों में से। या तो लोकसभा में आपको 6% वोट मिल जाए, या फिर 4 स्टेट्स की असेंबलीज में, 4 स्टेट्स की विधानसभाओं में आपको 6% वोट मिल जाए। इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो, और इसके साथ साथ, ठीक है, इन दोनों में से एक और उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स आपको मिलनी चाहिए, 4 लोकसभा सीट आपको जीतनी चाहिए, तब जाके आप नेशनल पार्टी का स्टेटस हासिल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इन कंडीशंस के हिसाब से 2023 में हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज हैं। उन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आम आदमी पार्टी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं। सो आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी, 26 नवंबर 2012। इसे आप याद रख सकते हो, इस दिन हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी। 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट चला रहे थे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल। इनका फोकस क्या रहता है, क्लीन पॉलिटिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस, ईटीसी। ये दिल्ली की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, इसने वहां पे गवर्नमेंट भी बनाई है। गुजरात की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, 2022 इलेक्शन में ये गुजरात की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनती है। अभी फिलहाल इसकी गवर्नमेंट्स दिल्ली में है और पंजाब में है, लेकिन हम सबको पता है कि ये पुराना डेटा है, 2019 इलेक्शन का ये डेटा है। तो दिल्ली में अभी किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो हमें ये लिखना है। ठीक है, 2019 लोकसभा में इसे 1 सीट मिली थी। ठीक है, दूसरी हमारे पास एक नेशनल पार्टी आती है जिसका नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी भी हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, 1984 में इसे बनाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और ये कह रहा है कि ये बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, बहुजन समाज के फेवर में ज्यादातर बातें करती हैं, जैसे दलित हैं, आदिवासीज हैं, ओबीसी हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, इनकी फेवर में ज्यादा बात करती हैं। ये जो पार्टी है इसकी ये जो पार्टी है इसकी आइडियोलॉजी साहू महाराज की फिलॉसफी पे बिलोंग करती है। ठीक है, साहू महाराज की आइडियोलॉजी पे ये पार्टी चलती है। ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर या बी आर अम्बेडकर हैं, इन सब की फिलॉसफी पे ये पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। इसने यूपी में कई बार अपनी गवर्नमेंट बनाई है और 2019 इलेक्शन में इसे 10 सीटें मिली थी 3.63% वोट्स के साथ।
इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी आती है मेजर। हम सबको पता है कि दो ही पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में देखने को मिलती हैं, कि बीजेपी एक है कांग्रेस। तो बीजेपी के बारे में बात करते हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1980। ठीक है, 1980 में भारतीय जनसंघ का नाम बदल करके इन्होंने बीजेपी कर दिया था। ठीक है, ओरिजिनली ये कब बनी थी? 1951 में बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे बनाई थी। लेकिन उस समय इस दल का नाम था भारतीय जनसंघ। 1980 में इसने अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दी और उसके साथ साथ अपना नाम भी चेंज कर दिया। इसने अपना नाम रख दिया बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसका फोकस रहता है कल्चरल नेशनलिज्म पे, यानी कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी इसकी रहती है। इसके अलावा ये जम्मू एंड कश्मीर के इंटीग्रेशन की, कंप्लीट इंटीग्रेशन की बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, और जो रिलीजियस कन्वर्जेंस हो रहे हैं, यानी कि धर्म परिवर्तन के जो मामले आ रहे हैं, उन सबको बैन करने की बात करती है। ठीक है, ये 1998 में, 1998 में सबसे पहले पॉलिटिकल पावर में आई थी। और ये अकेले नहीं आई थी, कि अपने अलायंस के साथ आई थी, एनडीए के साथ। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ इसने गवर्नमेंट बनाई थी। आगे कह रहा है कि 2019 में लार्जेस्ट पार्टी बनती है और 303 सीट्स लेके ये इलेक्शन जीतती है लोकसभा का। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी इलेक्शन जीती थी, लेकिन उस समय ये अपने अलायंस के साथ जीती थी। लेकिन 2019 में इसने मेजॉरिटी में इलेक्शन जीता 303 सीट्स के साथ। अभी 2024 जो इलेक्शन हुआ है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये एनडीए गवर्नमेंट बना रखी है इसने। ठीक है, गठबंधन सरकार बनी हुई है अभी भी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है। आगे बढ़ते हैं, अगली हमारे पास आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट वाली है। ठीक है, ये 1964 में बनी थी और कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, लेनिन की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। और क्या आइडियोलॉजीज है? ये सपोर्ट करती है सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को, डेमोक्रेसी को, ईटीसी, और ओपोज करती है एम्पायर्स को और कम्युनलिज्म को। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजीज को फॉलो करती है। इसका मेजर जो इसे जो मेजर सपोर्ट मिलता है इस पॉलिटिकल पार्टी को, वो वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में देखने को मिलता है। ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज है उन्हें क्रिटिसाइज करती है, ये उनकी बुराई करती है कि ये पॉलिसीज सही नहीं है। ये जो आप दूसरी कंट्रीज से लोगों को हमारे यहाँ आने दे रहे हो ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, ये ठीक नहीं है। इसने वेस्ट बंगाल पे कंटिन्यूअसली 34 इयर्स रूल करा है। 34 इयर्स ने कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट बनाई है। 2019 इलेक्शन में इसे 3 सीटें मिली थी 1.75% वोट्स के साथ। अगली हमारे पास पार्टी आती है द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1885 में। एक अंग्रेज था जिसका नाम था, एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था A.O. ह्यूम्स। ठीक है, इसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। इस रूल्ड एट द सेंटर आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1977। इंडिपेंडेंस के बाद 1977 तक ये पार्टी कंटिन्यूअसली रूल करती है इंडिया को। अंडर जेएल नेहरू इट वर्क टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। जेएल नेहरू की लीडरशिप थी स्टार्टिंग में, तो इसने इंडिया को एक मॉडर्न कंट्री बनाने की कोशिश की, सेक्युलर कंट्री बनाने की कोशिश की। ठीक है, आफ्टर 1988 आफ्टर 1989 इसका जो सपोर्ट है धीरे धीरे करके घटने लगता है। लेकिन आज की डेट में भी ये पॉलिटिक्स में बनी हुई है। ये सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, वीकर सेक्शंस के वेलफेयर को सपोर्ट करती है और माइनॉरिटीज के वेलफेयर को सपोर्ट करती है। इट इज द लीडर ऑफ यूपीए। ठीक है, ये जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, जैसे हमने अभी बीजेपी के मामले में पढ़ा, उनका अलायंस कौन सा है? उनके अलायंस का नाम है एनडीए। इसी तरीके से कांग्रेस के अलायंस का नाम क्या है? यूपीए। ठीक है, तो ये ऐसे लीड कर रही है और 2019 इलेक्शन में इसे 52 सीट्स मिली है। 2019 इलेक्शन में इसे 52 सीट्स मिली है 19.5% वोट्स के साथ। अगली हमारे पास आती है द नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 2013 में बनी थी, पीए सांगमा ने बनाई थी। नॉर्थ ईस्ट की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। ये डाइवर्सिटी में बिलीव करती है। इसका जो मेजर सपोर्ट है, मेजर जो फेवर है, ये डाइवर्सिटी को फेवर करती है। इसका मेन फोकस एजुकेशन पे है, एम्प्लॉयमेंट पे है और एम्पावरमेंट पे है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। इसने मेघालय में गवर्नमेंट बनाई है कई बार, और अलग अलग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे ये बनी हुई है, वहाँ पे ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। 2019 इलेक्शंस में इसे 1 सीट मिली थी लोकसभा में। अगला हमारे पास टॉपिक आता है स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टीज की हमने बात कर ली, अलग अलग नेशनल पार्टीज को हमने डिस्कस भी कर लिया। अगला हमारे पास टॉपिक आता है स्टेट पार्टीज। तो स्टेट पार्टीज को हम रीजनल पार्टीज भी कहते हैं। इनमें से कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो पूरे इंडिया में आपको अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलेंगी।
जैसे कि समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, ये नेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़ती हैं और अलग-अलग स्टेट्स में आपको इनके यूनिट्स देखने को मिलेंगे। आगे कह रहा है कि लास्ट 3 डेकेड्स में, लास्ट 3 दशक में ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ये जो स्टेट पार्टीज़ हैं, ये एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, बहुत सारी नई-नई पार्टीज़ उभर के सामने आई हैं। दूसरा, इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, इनकी पावर भी बढ़ी है, ठीक है? और इससे क्या हुआ है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, नेशनल लेवल की जो हमारी पार्लियामेंट है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गई है। 2014 तक no national party got a clear लोकसभा majority so they had to form alliances with state parties। 2014 तक किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में वोट नहीं मिले थे तो वो लोकसभा में नेशनल लेवल पे अपनी गवर्नमेंट भी नहीं बना पा रही थी, सेंट्रल लेवल पे अपनी गवर्नमेंट भी नहीं बना पा रही थी। तो वो क्या कर रहे थे कि ये जो स्टेट पार्टीज हैं इनके साथ गठबंधन करके ही अपनी गवर्नमेंट बना रहे थे। तो इससे क्या हुआ था, इनको इंपॉर्टेंस मिल रही थी, ठीक है। 1996 से 2014 तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारी जो स्टेट पार्टीज हैं, इन्हें राष्ट्रीय गठबंधनों में नेशनल लेवल पे जो कोलिशन हुए हैं, नेशनल लेवल पे जो सरकारें बनी हैं, उनमें इन्हें रोल प्ले करने का मौका मिला है, ठीक है, जिससे हमारा जो फेडरलिज्म वाली जो फिलॉसफी है वो मजबूत हुई है और इंडिया की डेमोक्रेसी भी मजबूत हुई है, जो हमारी पावर शेयरिंग की जो फिलॉसफी है वो मजबूत हुई है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने मेजर चैलेंजेस क्या-क्या होते हैं? सबसे अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लेना आप, ये 5 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस द पॉलिटिकल पार्टीज फेस? ठीक है, तो सबसे पहला चैलेंज क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी के सामने? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये इलेक्शन तो लड़ती हैं लेकिन इनकी इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल खत्म होती है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि पावर कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। जो मेंबरशिप है, जो मेंबर्स हैं, उनका कोई रजिस्टर नहीं होता, कोई उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती इंटरनल लेवल पे, कोई इंटरनल इलेक्शन नहीं होते हैं कि कौन लीड करेगा, किसे अब ऊपर आना चाहिए, ठीक है? तो जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, उन्हें इन पार्टी में अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। सेकंड चैलेंज क्या है? डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नेता का बेटा ही नेता बनेगा, ठीक है? नेता के बाद जो पावर मिलेगी वो उसके बेटे को ही मिलेगी, तो जनरली यही चलता रहता है। तो इससे क्या-क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे? एक तो कोई ओपन और ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग नहीं है। नीचे जो मेंबर्स बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि ऊपर पार्टी में क्या चल रहा है, ठीक है? जो ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं इन्हें ऊपर आने का मौका नहीं मिलता। आगे कह रहा है कि पार्टी लीडर्स ऑफन एंजॉय अनफेयर एडवांटेज एंड प्रमोट क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। अभी जो टॉप पे बैठे हुए जो लीडर्स हैं, ये ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं, अपने ही फ्रेंड्स को, अपने ही फैमिली के लोगों को ऊपर आने देते हैं, ठीक है, उन्हें ही ये आगे पावर हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो नीचे बैठे हुए जो ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं उन्हें ऊपर आने का मौका नहीं मिलता। इन मैनी पार्टीज टॉप पोस्ट स्टे विद इन वन फैमिली। ज़्यादातर पार्टीज में क्या होता है कि जो बड़ी-बड़ी जो पोस्ट हैं, हाई लेवल की जो पोस्ट हैं, वो एक ही फैमिली के हाथ में होती हैं, जिससे अदर मेंबर्स के साथ ये अनफेयर होता है, ये अन्याय होता है। थर्ड चैलेंज क्या है? अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। तीसरा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज में मनी का रोल और मसल का रोल। अब ये है क्या, इसे समझो। पार्टीज ज्यादातर उन कैंडिडेट्स को टिकट देती है या तो जिनके पास पहले से पैसा हो या फिर जो पैसा जुटा पाए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो वेल्थी डोनर्स हैं, ये जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसे ऐसे समझो कि एक बड़े बिजनेसमैन ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे दिया, पैसा दे दिया कि भाई आप इलेक्शन जीतो, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे फेवर में डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये चलता रहता है। आगे कह रहा है कि पार्टीज इवन सपोर्ट क्रिमिनल कैंडिडेट हु कैन विन इलेक्शन। पार्टी को सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है, चाहे उसे क्रिमिनल को ही क्यों ना टिकट देना पड़े। आइए बात समझ में। अगला हमारे पास चैलेंज है, पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर्स। अब जो है पॉलिटिकल पार्टीज इतनी डाइवर्स नहीं है। पहले क्या था कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। टू गिव रियल चॉइसेस पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव क्लियर डिफरेंसेस, लेकिन आज की डेट में कोई क्लियर डिफरेंस आपको पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को नहीं मिलेगा। सब लोग एक ही जैसी बात कर रहे हैं। इन रिसेंट ईयर्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज हैव रिड्यूस्ड। वही अभी जो मैं आपको बता रहा था कि सबकी आइडियोलॉजी लगभग एक ही जैसी हो गई है। कुछ बहुत आपको वेरिएशन, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज में। अगला हमारे पास, अभी हमने चैलेंजेस देख लिए। अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जाए। रिफॉर्म का मतलब होता है इसमें सुधार करना। रिफॉर्म का मतलब होता है इसमें सुधार करना। तो कैसे आप करोगे? तो कुछ सुधार हुए हैं, उनके उनके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहला जो सुधार हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज के मामले में, वो है एंटी डिफेक्शन। पहले क्या होता था कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं,
वो अपनी पार्टीज चेंज करते रहते थे। किसी पार्टी ने ज़्यादा पैसा दे दिया, उसकी तरफ चले गए, किसी पार्टी ने ज़्यादा पैसा दे दिया, उसकी तरफ चले गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अब ये साफ कर दिया है कि कोई भी एमएलए इलेक्टेड जो कोई भी इलेक्टेड एमएलए या इलेक्टेड एमपी अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि जो एमपी और जो एमएलए हैं, इन्हें अपनी पार्टी लीडर्स की बात माननी पड़ेगी, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि हर एक कैंडिडेट को एक एफिडेविट देना पड़ेगा इलेक्शन लड़ते समय, और उस एफिडेविट में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ प्रोविजंस किए हैं। इसने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि इंटरनल इलेक्शन, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरनल इलेक्शन भी करवाने पड़ेंगे और अपनी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ सुधार हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। अच्छा, कुछ सजेशंस भी हैं और क्या-क्या सुधार हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि एक लॉ बना देना चाहिए जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर रेगुलेट होते रहें। मतलब यही कि नेता का बेटा ही नेता बन रहा है, नेता के बेटे को ही मेजर पावर मिल रही है पॉलिटिकल पार्टी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक कानून बना देना चाहिए जिससे पूरी की पूरी पार्टी रेगुलेट होगी। आगे कह रहा है कि ये मैंडेटरी कर देना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स वो किसी दे महिलाओं को दे, जैसे कि 1/3। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि पंचायती राज में क्या होता है, 1/3 सीटें किसे मिलती हैं, वुमेन्स को मिलती हैं। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी ऐसा होना चाहिए। आगे कह रहा है कि गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। इलेक्शन लड़ने में जितना खर्चा आता है ये गवर्नमेंट को ही देना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को। इससे क्या होगा कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा दे के अपना काम निकलवाना चाहते हैं, ये चीजें कम हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए इलेक्शन एक्सपेंसेस का, इलेक्शन के खर्चे का। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।